नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारतीय अर्थव्यवस्था की श्रृंखला में मैंने आपको बहुत कुछ इसमें पढ़ा दिया है। आज हम लोग चर्चा करेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। देखिए, मैंने आपको इसमें काफ़ी कुछ बताया है। अब इसमें आगे हम लोग इकोनॉमिक पॉलिसी तक मैंने आपको पूरा बता दिया था। आज जब हम लोग चर्चा करेंगे कि उद्योग के लिए जो राष्ट्रीय विनिर्माण नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लाई गई थी, ये क्या थी, इसके क्या लाभ रहे। लगभग 12 साल हो गया। तो देखिए, 2011 में सरकार थी, कांग्रेस यूपीए सरकार थी, जिसमें प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। उसमें जो इस नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लाने का उद्देश्य था कि हम अपने विकास करना, मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन करें। विकास क्या होता है, मैंने आपको आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर बताया। तो आर्थिक समृद्धि जो होती है वो तो केवल मात्रात्मक वृद्धि के लिए, जबकि आर्थिक विकास जो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों के लिए। तो ये लाएगी। इसका तो सबसे बड़ा था कि हमें विनिर्माण क्षेत्र को वृद्धि को 12 से 14% तक बढ़ाना, नंबर 1। नंबर 2, घरेलू उत्पाद के विनिर्माण की हिस्सेदारी 25% तक बढ़ाने का प्रयास करना, नंबर 3 था 2022 तक 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ रोजगार अवसर सृजित करना था। ठीक है, 1 मिलियन होता है 10 लाख, तो 100 मिलियन हो जाएगा आपका 10 करोड़। ठीक है, तो इस तरीके से विकास को समावेशी बनाना। तो इसके मेन की पॉइंट याद होने चाहिए। जो देखिए, अब ये पूछेगा नहीं कभी, मैं आपसे बता रहा हूँ, ये कभी नहीं पूछेगा कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 के बारे में आप बताइए, नहीं पूछेगा। लेकिन इनका आप यूज कर सकते हैं किसी की मेंस के आंसर राइटिंग में। मान लीजिए कहीं आप लिख रहे हैं, अब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप लिख सकते हैं कि 2011 में जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आई थी, उसके जो लक्ष्य थे वो पहला ये था कि हमें मात्रात्मक और गुणात्मक विकास करना है। उसके साथ साथ हमें अपने उद्योग क्षेत्र का मात्रात्मक गुणात्मक विकास करना है, पहला नंबर 1। नंबर 2 कि हमें कितने परसेंट तक लगभग इंक्रीज करना है, तो 12 से 14% तक हमारे विनिर्माण क्षेत्र को इंक्रीज करना है। उसके साथ साथ 2022 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी 25% तक बढ़ाने का प्रयास करना है, और साथ में हमें 10 करोड़ रोजगार सृजित करना है 2022 तक। तो 2022 को इन्होंने एक गोल प्लान बना ली कि इस तक हमको 25% तक अपना उत्पाद को बढ़ाना है, 10 करोड़ नए रोजगार सृजित करना है, और साथ में 12 से 14% तक विनिर्माण की हमको उत्पादकता को बढ़ाना, विकास मध्यम वृद्धि को 12 से 14% तक लेके जाना है। ठीक है, इसके साथ समावेशी विकास की भी चर्चा की गई थी। निम्नलिखित इसके समय में क्या हुआ कि एक निम्स बोलते हैं, नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन की स्थापना हुई। इसका मतलब ये था कि हमें ऐसे क्षेत्र, जैसे मैंने आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बताया था, वैसे ही लगभग होता है निम्स, नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन। तो इसके माध्यम से क्या किया गया था, स्वायत्त और स्वायत्त विनिमय, जिसे निजी क्षेत्र की साझेदारी के साथ विकसित किया गया। इसके अंतर्गत हम देश में अलग अलग निम्स, कहने में थोड़ा ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे बोले तो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन की स्थापना की जाएगी, ताकि हम देश को एक औद्योगिकरण क्षेत्र की दिशा मिल जाए। ठीक है, मैंने आपको पहले ही कई बार बता चुका हूँ ये बात कि भारत की जो अर्थव्यवस्था रही है ना, वो डायरेक्ट हमने छलांग लगा दी, कृषि से लेकर प्राथमिक से लेकर डायरेक्ट तृतीयक में छलांग लगा दी, जो कि एक गलत दिशा थी कही जा सकती है। वहीं चाइना आज उत्पाद का हब क्यों बना हुआ है, उत्पादन का हब इसलिए बना हुआ है क्योंकि उसने पहले तो अपने कृषि अर्थव्यवस्था को तो मजबूत किया ही किया, उसके बाद 1979 में वो ले आया एक तरह से आप औद्योगिक क्षेत्र की तरफ, वो डायरेक्ट सेवक क्षेत्र की तरफ नहीं गया। इसीलिए आज जो देखिए उत्पादन के केंद्र के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है, और निर्यात तो उसका इतना ज़्यादा होता है कि भारत जैसे देश एक तरीके से उससे कितना ज़्यादा निर्यात मंगाते हैं, और उसमें कितना अंतर है हमारा, जो एक तरीके से आयात निर्यात का अंतर देखा जाए तो कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो उद्योग पर विषय दिशा, रोजगार प्रबंध उद्योग, पूंजीगत माल, सामरिक महत्व के उद्योग, लघु और मध्यम उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जहाँ भारत के प्रतिस्पर्धक लाभ हो। तो इन उद्योगों पर रोजगार के लिए सबसे पहले तो हमारे रोजगार सृजन करना, कि हमारी जो उद्योगी नीति रहे वो इस तरीके से रहे कि हम अधिक से अधिक रोजगार सृजित कर सकें, पूंजीगत मशीनों को लगा सकें, पूंजीगत टूल्स पर विशेष ध्यान दिया जाना, सामरिक महत्व के उद्योगों का भारत के एरोस्पेस, शिपिंग और अन्य क्षेत्रों में
प्रमुख शक्ति बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय क्षमताओं को विकसित करने के लिए कार्यक्रमों को शुभारंभित मतलब अधिक से अधिक करना, उसका लघु और मध्यम उद्योगों का विकास करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का विकास करना। ठीक है, इनका सबका मेन उद्देश्य ये था कि हम अधिक से अधिक रोजगार सृजन कर सकें, भारत को एक उत्पाद केंद्र के रूप में बदल सकें, और साथ साथ हम अपनी अर्थव्यवस्था को 2011 का ये था, 2022 लगभग 11 सालों का जो हमने लक्ष्य तय किया है कि हम अपनी जो 10 करोड़ रोजगार सृजित कर सकेंगे, उसके साथ साथ हम 25% तक अपने जीडीपी को बढ़ा पाएंगे। कितना हो पाया कितना नहीं हो पाया इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे ना, क्योंकि हमारा मामला नहीं है भाई, हमारा तो यही कि ये जो रोजगार अगर आ जाए इस पर आप इसको लिख सकें। उसके बाद राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र, यही जो मैंने आपको बताया कि निम्स 2011 में ये अलग से इसको दिया गया है। क्या था इसका मुख्य घटकों में से? निम्स वैश्विक स्तर पर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक अधोसंरचना और विकसित स्तर के व्यापक क्षेत्र नेशनल। इसका मतलब ये था कि ऐसे क्षेत्र बनाए जाएं जो कि देखिए सभी सरकारों के अपने अपने ध्येय रहे हैं। आज देखिए सरकार उसमें यूपीए की थी तो निम्स लेकर के आई, फिर बाद में 2014 में जब सरकार तो मेक इंडिया लेकर के आई, तो काम वही थे। वही सरकार में भी तरीके अलग हो गए, नाम अलग हो गए। ठीक है, ये आप किसी सरकार की आलोचना नहीं करेंगे, कहीं पर भी आलोचना नहीं करेंगे। अगर आपका नीतियों से मतभेद है तो आप नीतियों का विचार कर सकते हैं कि भाई उनमें ये खामियां थी, इसमें ये अच्छाइयाँ हैं, या उसमें ये अच्छाई, ये आप कर सकते हैं, लेकिन कभी भी किसी सरकार के खिलाफ नहीं जाना। आपको आंसर राइटिंग करते समय मेन आंसर में हमें अपनी न्यूट्रलिटी को बनाए रखना है कि हम नीतियों के साथ है, सरकार के साथ नहीं, ना सरकार के साथ है ना सरकार के खिलाफ। उसके बाद फिर निम्स की भूमिका को लेकर के है कि एक क्षेत्रफल 5000 हेक्टेयर होना चाहिए, भूमि की उपलब्धता होना चाहिए, भूमि अधिग्रहण से निम्स के विकास के लिए भूमि के चयन के लिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी दी गई। देखिए 2014 में एक भू अधिग्रहण कानून लाया गया था, जिसको बाद में वापस ले लिया गया था। तो हमारे देश में भूमि का अधिग्रहण करना उद्योगों के विकास के लिए, भूमि की तो हमको जरूरत पड़ेगी, बिना भूमि का आप उद्योग कैसे रखेंगे? ये एक बड़ा फैक्टर रहा है कि भाई हर आदमी को अपनी ज़मीन से, मान लीजिए मेरी ज़मीन है, मान लेते मेरी गांव में ज़मीन है, तो मेरी गांव की जो ज़मीन है उससे मेरा एक इमोशनल टच होता है, तो जिसको किसी भी स्थिति में मैं छोड़ना नहीं चाहूँगा। ऐसे ही भारत में होता है कि कोई भी अपनी ज़मीन का कितना भी मुआवजा देना चाहेगा सरकार, लेकिन नहीं छोड़ना चाहता। तो ये एक बड़ा अवरोधक उत्पन्न रहा है देश को अर्थव्यवस्था। वहीं चाइना देखिए, चाइना तो आप ज़मीन छोड़ेंगे नहीं तो जरूरत ही ले लेगा, वहाँ तो ऑटोक्रेसी है, और सरकारें भी यहाँ डेमोक्रेसी होने की वजह डरती हैं। अगर ज़्यादा हम दबाव बनाते हैं किसानों पे तो वोट बैंक का एक बड़ा खतरा महसूस होता है। ठीक है, उसके बाद सरकार के स्वामित्व वाली भूमि, तो इसमें क्या था कि राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि उस मॉडल को चुने जिस पर वो विश्वास करे सबसे अच्छा काम करेगा। इसमें स्वामित्व राज्य सरकार के पास ही रखना, राज्य सरकार के उपक्रम को स्वामित्व सौंप देना, एक निजी भागीदारी के साथ संयुक्त स्वामित्व रखना। तो इस तरीके से राज्य सरकार को ये अधिकार दिया गया था इसमें कि आप किस तरीके से भूमि का अधिग्रहण करते हैं। उसके बाद शासन एडमिनिस्ट्रेशन, ये देखिए थोड़ा पुराना है लेकिन एक बार जानना चाहिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है कि आप एक बार जानें कि क्या इसके पहले भी कुछ हुआ था कि नहीं होता। तो निम्स कई, जैसा एक प्रकाशम जिला पड़ता आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे हमने निम्स की संगारेड्डी तेलंगाना में, कलिंगनगर उड़ीसा में, मतलब 13 निम्स की स्थापना हमने की थी। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग जोन, इंस्टीट्यूशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, उसके बाद एक मैंने आपको स्टेज बताया था स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी लगभग वैसा ही होता है जैसा निम्स होता है। तो वहाँ पे क्या होता था कि हम एक इकोनॉमिक जोन बना देते थे कि यहाँ पे हमारा उत्पादन, उसके साथ साथ हम वहाँ पे कुछ करों में लेकर के रियायती भी दिया करते थे कुछ, जैसा कि मान लिया अगर वहाँ कोई उद्योग लगाता है तो उसको कम टैक्स पे करना पड़ता था। तो ये था। तो देखिए ये कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं था सच, लेकिन मैंने इसको बता आपको इसलिए दिया कि आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि 2011 में नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आएगी। कभी आप आंसर में आ जाए तो लिख सकें। उसके बाद अब बात करते हैं मेक इन इंडिया के बारे में। मेक इन इंडिया, देखिए 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं तो इन्होंने भाई बहुत सारी योजना लेके आ रहे, तो इन्होंने मेक इंडिया लेके आ रहे, भारत में बनाओ। ये तो आप जानते हैं कि हमारा ट्रेड डिफिसिट कितना ज़्यादा अभी भी है। चाइना के साथ हम लगभग अगर 100 रुपये का उससे ख़रीदते हैं तो केवल 30 रुपये का उसको बेचते हैं, तो 3 गुना हमारा ट्रेड डिफिसिट एक तरीके से। तो प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए तो उन्होंने क्या किया कि अब हम ले आएंगे मेक इंडिया भारत में बनाने के लिए। तो इसका उद्देश्य था, तो इसे सबसे पहले लाया कौन था? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग DIPP, डिपार्टमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल एंड पॉलिसी
डिपार्टमेंट फॉर इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन पहले था, जिसका नाम बदल के 2019 में कर दिया DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ये किसके अंतर्गत आता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। प्रश्न आ सकता है यहाँ पे कि DIPP का नाम बदल के DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? तो उसमें आपको दे देगा DPIIT कर दिया, DPITI कर दिया, DPTII कर दिया। अब आपको बताना पड़ेगा। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड कर दिया 2019 में नाम बदल करके उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। उसके बाद योजना के उद्देश्य देश में कार्यरत निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों के प्रतिस्पर्धा में सुधार करना, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकरण को सुगम बनाना, व्यापार करने में सरलता को बढ़ाना, कौशल विकास में वृद्धि करना, रोजगार उपलब्ध कराना। तो योजना के उद्देश्य ये हो गया कि मतलब हम अधिक से, वो तो सभी जानते भाई, रोजगार सृजित का उद्देश्य करना, भारत में ही स्वदेशी उत्पादन करना, भारत को एक बाजार तो था ही, उसके लिए लोगों की आवश्यकता तक हम अपने हमें चीन से आयात ना कर, चीन ही नहीं, हमें पूरी दुनिया से आयात कम से कम करना पड़े, इसीलिए मेक इंडिया लाती है। तो बिल्कुल कौशल विकास करना, रोजगार सृजित करना, उसके बाद निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों की प्रतिस्पर्धात्मक में सुधार करना। भाई जो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी आपको हमेशा उसका आउटपुट आपको कम ही मिलेगा, जबकि निजी क्षेत्र के जो आउटपुट होता है तो बहुत ज़्यादा। तो क्यों ना सरकार ऐसा कोशिश किया करे कि जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम लगे हुए हैं इनका भी अधिक से अधिक हम उत्पादन करें, इनका भी क्षमता को बढ़ाएं। उसके साथ साथ FDI को बढ़ावा देना, व्यापार करने में आसानी, श्रम सुधार आदि को बढ़ावा देकर विनिर्माण क्षेत्र के प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ाने के लिए सिंगापुर मॉडल पर आधारित एक दृष्टिकोण। सिंगापुर मॉडल का मतलब था कि यहाँ हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करें, रोजगार के अवसर। इसके साथ साथ देखिए हमारे यहाँ ना श्रम कानून भी एक बहुत जटिल कारण हो जाते हैं, देश में उद्योग नहीं लग पाया। श्रम कानून इतने जटिल हैं कि कोई भी कंपनी या कोई भी निवेशक को उसके पहले हतोत्साहित हो जाता है। तो उस पर सुधार करना, आवश्यक कानूनों और विनियमनों को हटाकर नौकरशाही प्रक्रिया को सरल बनाना और सरकार की अधिक पारदर्शी, संवेदनशील और जवाबदेह बनाना। ये हो गया। इसमें ऑटोमोबाइल, विमानन, रसायन, IT, दवाइयाँ, निर्माण, रक्षा निर्माण, विद्युत मशीनरी, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा और गारमेंट्स, बंदरगाह, चमड़ा, मीडिया, मनोरंजन, कल्याण, खुदाई, पर्यटन, आतिथ्य, रेलवे, ऑटोमोबाइल, अक्षय ऊर्जा, जैव प्रौद्योगिकी, यांत्रिक, तापीय ऊर्जा, सड़कें, जलमार्ग, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक मार्ग। मतलब हर क्षेत्र को हमने टच करने की कोशिश की है कि हम मेक इंडिया के द्वारा इसका, मेक इंडिया का लाभ, मेक इंडिया योजना से के द्वारा हम देश के लगभग सभी सेक्टर को क्षेत्र करें, जहां हम अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकें, लोग कौशल विकास कर सकें, रोजगार के अधिक सृजन कर सकें। उसके साथ साथ हम व्यापार करने में सरलता को बढ़ाएंगे। उसके बाद विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या किया? तो व्यापारी, ये भी पूछा जा सकता है, मेंस में प्रश्न आ सकता है कि विनिर्माण ये जहाँ पे ना, यहाँ मेंस में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस जैसा अब मेक इन इंडिया के बारे में दे दिए, मेक इंडिया के लगभग 10 साल होगा 2024 में, तो भी देगा पिछले 10 वर्षों में मेक इंडिया की प्रगति का कुल लेखनी टिप्पणी लिखी है। या देख सकता है मेक इंडिया भारत में, देखिए कितना इसको बढ़ा सका। तो आप इसको थोड़ा थोड़ा जानते रहेंगे, आप आंसर को 150 शब्द आसानी से लिख सकेंगे। उसके बाद जैसा व्यापार करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना, कि हम श्रम कानूनों को सरल कर रहे हैं, भूमि अधिग्रहण की कर रहे हैं। उसके बाद निवेशकों को इस बात का भरोसा दे रहे हैं कि उनको हर तरह की सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। उसके साथ सरकार से व्यवसाय की सेवा प्रदान करना। श्रम सुधारों की बात की गई। श्रम सुधारों में अक्टूबर 2014 में सरकार ने लॉन्च किया था। ये बहुत श्रम रिफॉर्म, जो लेबर रिफॉर्म है, ये भारत में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि श्रम कानून इतने जटिल हैं भारत में। जटिल से पहले कि इतना आसान नहीं होता था कि कोई भी निवेशक भारत में आकर के निवेश कर सके। तो अक्टूबर 2014 में इसे भी लॉन्च किया गया। एक समर्पित श्रम सुविधा पोर्टल, ए डेडिकेटेड श्रम सुविधा पोर्टल लॉन्च करना। एक नई यादृच्छिक निरीक्षण योजना एंड अलाउ रैंडम इंस्पेक्शन स्कीम लाना। यूनिवर्सल खाता संख्या लाना। अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, संशोधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, रिव्यूअम राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लाना। मतलब ये था कि श्रम सुधारों में अधिक से अधिक परिवर्तन लाना,
ताकि हम आसानी से देखिए क्या क्या यूनिवर्सल खाता संख्या सभी 7.1 करोड़ कर्मचारियों के भविष्य के निधि खाते को पोर्टेबल, परेशानी मुक्त और सार्वजनिक सुलभ के रूप में सक्षम बनाना। अप्रेंटिस में प्रशिक्षण जो को उनके प्रशिक्षण के पहले 2 वर्षों के दौरान भुगतान किए गए पारिश्रमिक 50% की प्रतिपूर्ति करना। उसके बाद संशोधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, रिवैम्प राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लाई गई। उसके बाद एक समर्पित सम सुविधा पोर्टल। प्रश्न मेंस में आ सकता है कि वर्तमान केंद्र सरकार ने सम सुधारों की दिशा में क्या क्या प्रयास किए, तो आप लिख सकेंगे कि एक समर्पित सम सुविधा पोर्टल लाई। इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है, बोला कि अच्छा तो आप मानते हैं कि देश में श्रम कानून, कुछ ऐसा पूछेंगे। उसके बाद पूछ लेंगे कि क्या सुधार करना है, तो यूनिवर्सल खाता संख्या लाना, अप्रेंटिस उत्साह योजना लाना, संशोधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा, 2-3 योजना आप बता देंगे तो टीचर संतुष्ट हो जाता है, हाँ इसको पता है, ठीक है। उसके बाद एक संशोधन कारखाना बिल भी लाए थे 2014 में कि इसका उद्देश्य था 1948 में जो कारखाना अधिनियम आया था उसको बदलना, काफ़ी पुराना हो चुका था वो। ये राज्य सरकार की कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कारखाने या कारखानों के समूह में महिलाओं की रात में काम करने की अनुमति देने के अधिकार देने के प्रस्ताव करता है। विधेयक कुछ कार्यों या प्रक्रियाओं में करती महिला और विज्ञान रोजगार की खिदमत में लगाने का प्रयास करता है। इसका मतलब ये है कि कारखाना संशोधन के द्वारा हम चाहे विधवाओं हों, महिलाओं हों, उनके प्रति एक दया का भाव रखते हुए उनको अगर जरूरत पड़ने पे, देखिए ब्रिटिश शासन और वर्तमान शासन में क्या अंतर है। ब्रिटिश शासन को तो कोई मतलब होता नहीं था, वो 1881 में थोड़ा बहुत जाके ले आए कि नहीं, तो उनके लिए तो मजदूर ही होता था एकदम। लेकिन जो भारत सरकार है इसने प्रयास किया 2014 में कि हम ऐसा बिल लेकर के आए ताकि श्रमिकों की अधिक से अधिक सुविधा, कम से कम महिलाओं और विकलांगों या बच्चों की तो ज़्यादा परेशानी ना हो। एक कौशल विकास मंत्रालय द्वारा एक कौशल विकास कार्यक्रम भी लाया गया था। इसके द्वारा क्या किया जाए कि जो युवाओं को कौशल विकास किया जाए। देखिए ये सब चीज़ हो सकता है आपको थोड़ा और लग रहा हो, लेकिन प्रीलिमिनरी में उतना इंपॉर्टेंट नहीं, मेन से बहुत इंपॉर्टेंट आ जाएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा कौन कौन से कारखाना संशोधन अधिनियम हो गया। उसके बाद कौशल विकास, नहीं तो सब अपने से सोच लिखेंगे आप, तो फिर वो टीचर को उतना नंबर देने में भी इतना, यहाँ जब आप इन चीज़ों को लिख देंगे तो टीचर को ये पता रहेगा हाँ ये सरकारी साइट पढ़ता है, सरकारी सेक्टर में जाने के योग्य है, ठीक है। मंत्रालय देश में सभी कौशल विकास योजनाओं को समन्वय करना, कुशल जनशक्ति की मांग पर आपूर्ति के बीच की खाई को पाटना, व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण प्रणाली को विकसित करना और कौशल उन्नयन, नए कौशल के विकास और संरचनात्मक विकास उत्तरदायी के लिए मौजूदा नौकरियों के लिए बल्कि नई नौकरियों के लिए भी है। इसके कार्यान्वयन की शाखाएं कौशल विकास एजेंसी एनएसडीए, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी और राष्ट्रीय कौशल विकास पहल एनएसडीएफ और क्षेत्रीय कौशल परिषदें में सहायता करना। और बस सेक्टर कौशल परिषद ये आया था, तो ये भी वैसा ही है कि हमें अपने जो अधिक से अधिक कौशल के विकास को करना। उसके बाद कंपनी ला आया था 2013 में, देखिए काफ़ी पुराना हो चुका है लेकिन इसको भी थोड़ा थोड़ा जानते रहना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या था, भारत में कंपनी अधिनियम 2013 में आया था। इसका उद्देश्य एक आधुनिक वातावरण बनाने, कारपोरेट प्रशासन में मापदंडों के सुधार, पारदर्शिता बढ़ाने, कारपोरेट और लेखा परीक्षणों की जवाबदेही बढ़ाने, निवेशकों विशेष रूप से छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा करने का प्रयास करना। कि मतलब वही है कि हम अधिक से अधिक निवेश के लिए उत्साहित करें, छोटे जो निवेशक हैं उनके हितों की सुरक्षा करें, साथ में कारपोरेट प्रशासन को गुणवत्तापूर्ण बनाए, उसकी मापदंड निर्धारित करें, ये था। एक आता कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। भाई देखिए कोई भी बड़ी कारपोरेट कंपनी है उसका समाज के प्रति भी एक उत्तरदायित्व होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति निश्चित तत्व में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उपबंध किया गया। तो इसको ध्यान में रखते हुए 2013 में कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब सामाजिक उत्तरदायित्व, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एक लाया गया, जिसमें कि किसी वर्ष में एक वित्तीय वर्ष में 1000 करोड़ रुपए या शुद्ध लाभ 500 करोड़ रुपए या शुद्ध लाभ रुपए 5 करोड़ या उससे अधिक की कोई कंपनी है, 500 करोड़ रुपए से अधिक वाली कोई कंपनी है शुद्ध लाभ की, उसको अपनी कमाई का 2%, और ये पिछले 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ पे है। मान लीजिए कोई कंपनी जो 1000 करोड़ की है, जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ का, और उसका पिछले 3 वर्षों में औसत 500 करोड़ रुपए जो उसका लाभ होता है, तो उसको अपने कुल कमाई का 2% सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में, सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में रखना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसमें
क्या था कि सभी सूचीबद्ध कंपनियों को कम से कम एक तिहाई निदेशक स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। डिलाइट कंपनी में कम से कम एक महिला निदेशक भी होनी चाहिए। सभी सूचीबद्ध कंपनियों में कम से कम एक निदेशक निवासी निदेशक होना चाहिए, अर्थात एक वर्ष में कम से कम 182 दिनों के लिए 246 दिन, पहले 182 दिनों का होना चाहिए, भारत में रहना चाहिए, फिर इसको बढ़ा के 246 दिन कर दिया गया है। ठीक है। फिर एक लेखा परीक्षक और लेखा मापदंड, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग नॉर्म्स। उसके बाद निवेशक संरक्षण, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की भी स्थापना इसमें की गई है। उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि 2013 का है, काफ़ी पुराना हो चुका है। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज या अंडरटेकिंग के बारे में। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के ऊपर हम उद्यम एक सरकारी कंपनी को निर्धारित करते हैं। ये भी कंपनी लॉ अधिनियम 2013 की धारा 245 में, जिसमें एक शेयर पूंजी के, देखिए कोई भी कंपनी वो उसको हम सार्वजनिक तभी कह सकते हैं कि जब उसका 51% शेयर सरकार के पास हो, और निजी तभी कह सकते हैं जब उसका 51% शेयर निजी उद्योग की बात। तो यहाँ से अभी मैं आपको जब विनिवेश आगे बताऊंगा तो आपको समझने में आएगा विनिवेश क्या होता है, रणनीतिक विनिवेश क्या होता है, ये आपको समझ में आएगा। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि कोई भी कंपनी सार्वजनिक कंपनी तभी कहा जाएगा कि कम से कम उसका 51% जो है उस सरकार के पास उसके शेयर होने चाहिए, उसका अधिकार होना चाहिए। चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, आंशिक रूप से केंद्र सरकार या आंशिक रूप से राज्य सरकार, ऐसी कंपनी जो सरकारी कंपनी की एक सहायक कंपनी है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सरकारी द्वारा संचालित कंपनियों पर लागू होता है, जो अपनी सेवाओं के लिए शुल्क लेते हैं। उदाहरण के लिए रेलवे, डाक, सुरक्षा उपक्रम आपका और सरकार के पूर्ण स्वामित्व और संचालित होते हैं। उसके बाद दूसरी ओर सार्वजनिक क्षेत्र के उपलब्ध कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत कंपनियां जो मुख्य रूप से सरकार के स्वामित्व में है और सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा प्रबंधित की जाती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के बोर्ड में सरकारी उम्मीदवार सरकारी हितों के सेवा करते हैं, मतलब बस सार्वजनिक हितों को, सार्वजनिक कंपनियां सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखती हैं। तो अगर आप देखें तो भारत में जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को थोड़ा विकास 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ तब भारत में तो कोई सार्वजनिक कंपनी नहीं थी, निजी भी ज़्यादा नहीं थी, बहुत कम थे। तो 1948 में मैंने आपको बताया था प्रथम औद्योगिक नीति लाई गई थी। उसमें तो उतना ज़्यादा नहीं विकास हो पाया, लेकिन जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1951 से, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 जब लागू की गई थी, तब मैंने आपको बताया था कि वो पूरी तरह से भारी उद्योग और इस्पात को लेकर के था, जिसमें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और पीसी महालनोबिस, जैसे महालनोबिस मॉडल के अंतर्गत कि हम अधिक से अधिक भारी उद्योगों का सृजन करें, सार्वजनिक कंपनियों की स्थापना करें, साथ में हम भारी उद्योगों के लगाने से जो लाभ है ये देश के आखिरी व्यक्ति तक लेके जाएं। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1955 में और 56 के औद्योगिक नीति संकल्प में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए ढांचे स्थापित करना, जिन्हें आर्थिक संकेंद्रण को रोकना, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना और साथ में सुनिश्चित करना कि नियोजित विकास सामान्य हित के कार्य करता है, के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की गई। इसके साथ जैसे देखिए इसी समय क्या किया गया था, 1955 में हमने इंपीरियल बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया, जिसको आज SBI कहते हैं। उसके साथ साथ हमने 1969 में क्या किया, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करिए। तो ये सब कहीं ना कहीं ये प्रयास थे कि हम किस तरीके से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ाएं अधिक से अधिक। आज देखिए इसका उल्टा हो रहा है कि हम अधिक से अधिक विनिवेश की तरफ जा रहे हैं। उस समय ये जरूरत थी। आलोचना अगर कोई करे कि उस समय सरकारी सेक्टर में, तो उस समय जरूरत थी, देश नया नया आज़ाद हुआ था। उसके बाद PSU का उद्देश्य क्या है, विभिन्न क्षेत्रों में विविधीकरण के साथ एक औद्योगिक आधार बनाना, रोजगार सृजन और एक कर्मचारी मॉडल बनाना, आर्थिक विकास में तेजी लाना, क्षेत्रीय विषमताओं को कम करना, निर्यात संवर्धन और आयात को प्रतिस्थापित करना और सरकार के लिए संसाधनों का उत्पादन करना। तो ये था एक तरीके से PSU के उद्देश्य। पूछ सकता है कभी, थोड़ा पुराना है, थोड़ा आपको इंटरेस्ट भी कम लग रहा होगा इसमें, लेकिन आना चाहिए, पता होना चाहिए कि PSU का उद्देश्य क्या था। एक बार फिर बोल दे रहा हूँ, रोजगार सृजन और एक कर्मचारी मॉडल बनाना, आर्थिक विकास में तेजी लाना, क्षेत्रीय विषमताओं को कम करना, निर्यात संवर्धन और आयात प्रतिस्थापन करना, सरकार के लिए संसाधन उत्पन्न करना। अब PSU के नुकसान का, कॉजेज ऑफ लॉसेज ऑफ PSU, भारत में जो PSU उतना सफल नहीं हो पाया अभी तक, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो संतुलित उत्तर लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें स्वायत्तता और लेखांकन का अभाव होता है, कि पारदर्शिता का अभाव होता है, तो हमें प्रौद्योगिकी उतनी अच्छी नहीं है, ओवर स्टाफिंग है, जितने लोग की जरूरत उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं,
लगातार ट्रेड यूनियनों का हस्तक्षेप होता रहता है। उसके साथ साथ निवेश का निर्णय आर्थिक कल्याण के बजाय सामाजिक कल्याण, मैंने आपको CSR बताया ही था, तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से हतोत्साहित ही करता है। ये सब देखिए पूरा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद PSU में सुधार, नई औद्योगिक नीति 1991 में लाई, जहाँ सार्वजनिक उपक्रमों को केंद्रित किया गया। अधिकांश क्षेत्रों को सार्वजनिक उपक्रमों के लिए एक तरह से हम निजी उद्योग की तरफ गए। उसके बाद बाजारोन्मुखी प्रथाओं को अपनाकर PSU का पुनर्गठन करना। घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों को बिक्री विनिवेश के माध्यम से सरकारी स्वामित्व में कमी का प्रयास किया गया। हम निजी उद्योगों को 1991 की जो इकोनॉमिक पॉलिसी आई उसमें हम अधिक से अधिक प्रयास कर रहे हैं। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम ले करके आए। उसके बाद डिसमेल्टिंग द APM, उत्पादों की कीमतों को नियंत्रण मुक्त कर दिया गया। शेयर बाजार में भागीदारी, पार्टिसिपेशन इन शेयर मार्केट। उसके साथ साथ देखिए, हाँ ये हो गया। अब हम थोड़ा चर्चा करेंगे नवरत्न योजना क्या थी। नवरत्न योजना थी 1997 में लाई गई, जिसमें कुछ उद्योगों को नवरत्न और फिर बाद में 1997 में लाई गई महारत्न। ये पूछ लेता है कई बार प्रीलिम्स में, कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी है, कौन सी कंपनी महारत्न कंपनी है, कौन सी कंपनी नवरत्न के लिए क्या क्राइटेरिया है, महारत्न के लिए क्या क्राइटेरिया है, ये अक्सर पूछ लेता है। तो सबसे पहले हम मिनी नवरत्न, अगर हम किसी कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा देना चाहते हैं तो उसकी भारत में कुल संपत्ति 100 करोड़ रुपए या 15% तक सहयोग के प्रभाव में मुक्त करना, या संयुक्त उद्यम स्थापित करना कि 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ या 15% तक उसका होना चाहिए उसके पास, ठीक है। और हम मिनी रत्न की बात करें तो उसमें पिछले 3 वर्षों में लगातार लाभ कमाया जाना चाहिए। मिनी रत्न और महारत्न ये दोनों इंपॉर्टेंट, नवरत्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये पिछले 3 वर्षों में लगातार लाभ कमाया जाना चाहिए और कर पूर्व लाभ 30 करोड़ रुपए होना चाहिए। कम से कम 3 वर्षों में से कम 30 करोड़ या अधिक का सकारात्मक निव्वल मूल्य होना चाहिए। CPSE के पिछले 3 वर्षों में लगातार लाभ सीढ़ी अर्जित करना चाहिए, सकारात्मक निव्वल मूल्य होना चाहिए। तो 2 पात्रता है, अगर मिनी रत्न के बारे में पूछ ले तो सीढ़ी 1 और सीढ़ी 2। सीढ़ी 1 में क्या है कि 3 वर्षों में लगातार CPSE को पिछले 3 वर्षों में लगातार लाभ कमाया जाना चाहिए और कर पूर्व लाभ 30 करोड़ रुपए होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, पिछले 3 वर्षों में उसको लगातार लाभ कमाते रहना चाहिए 30 करोड़ रुपए से अधिक। उसके बाद आता है महारत्न कंपनी। ये दिसंबर 2009 में शुरू किया गया। देखिए ये इसलिए किया गया कि हम अधिक से अधिक कंपनियों को प्रोत्साहन दे सकें। तो इसमें कि पहली बात, नवरत्न का दर्जा, नवरत्न के लिए मैंने आपको बताया था कि 100 करोड़ रुपए से उसका होना चाहिए टर्नओवर, नंबर 1। नंबर 2, सेबी विनियमन के तहत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक स्थिति, ये मुझे भी याद नहीं, इसीलिए मैं देख के से बोल रहा हूँ, क्लियर बोलता हूँ। लेकिन थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि नवरत्न क्या है, महारत्न क्या है, मिनी रत्न क्या है, ताकि अगर मान लीजिए कोई कंपनी आ जाए उसको आप छांट पाएँ। या मान लीजिए मेंस में लिख रहे हैं तो आप लिख दें कि सरकार ने प्रोत्साहित करने के लिए महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न के रूप में कंपनियों का वर्गीकरण किया हुआ है, ठीक है। पिछले 3 वर्षों के दौरान 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का औसत वार्षिक, देखिए अगर हम महारत्न बनना चाहते हैं तो पिछले 3 वर्षों के दौरान हमें 20,000 करोड़ का औसत वार्षिक होना चाहिए, कि किसी कम से कम 20,000 करोड़ का तो एक एवरेज आना ही चाहिए। पिछले 3 वर्षों के दौरान 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की औसत वार्षिक निवल संपत्ति। पिछले 3 वर्षों के दौरान 2500 करोड़ रुपए से अधिक के औसत वार्षिक शुद्ध लाभ और महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति या अंतर्राष्ट्रीय संचालन। तो ये हो सकता है। देखिए जो भी मैंने अभी तक आपको आधे घंटे में बताया, हकीकत में ये उतना महत्वपूर्ण नहीं था, पर यह है कि एक बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी होता है कि भाई आप जब पीछे का चीज़ें जानेंगे तभी आप आगे का समझ सकेंगे। या मान लीजिए अगर आपको आज NDA सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी को समझना है तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको UPA सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी पता हो। अगर पता नहीं होगा तो फिर आप दोनों को लिंक नहीं कर पाएंगे और दोनों के बीच अंतर को डिसाइड नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं विनिवेश, अक्सर चर्चा में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से अक्सर देखते हैं न्यूज़ में आता रहता है, अरे सरकार ने बेच दिया, देश बेच दिया, कंपनी बेच दिया, सब बेच दिया। इस तरह की बातें आम जिंदगी में ही ठीक रहती है, ठीक है। तो अब हम लोग मेंटोस जिंदगी की बात करें, मतलब जो तर्क के आधार पे बात करें तो विनिवेश का मतलब होता है कि सरकार अपनी इक्विटी, स्वामित्व या सार्वजनिक उद्यमों में सार्वजनिक या निजी पार्टियों, वित्तीय संस्थानों, म्यूचुअल आदि फंड में बेचना। सरकार क्या करे, अपनी इक्विटी फंड को, अपने स्वामित्व को, जो अपना
किसी भी कंपनी के स्वामित्व को निजी क्षेत्र में बेचे, निजी सार्वजनिक या म्यूचुअल फंड आदि में बेच देती है। तो देखिए, पहले मैं विनिवेश का उद्देश्य बताता हूँ क्या होता है, फिर विनिवेश के और थोड़े से मतलब विनिवेश का उद्देश्य होता है सार्वजनिक उद्यमों के आधुनिकीकरण का उन्नयन करना। कि देखिए, जब कोई चीज़ निजी क्षेत्र में जाती है, आप देखिए निजी स्कूल देख लीजिए और सरकारी स्कूल देखिए, निजी स्कूल की हालत क्या होती, कितनी अच्छी रहती है, और सरकारी स्कूल की हालत उत्पादकता आप देख ही रहे। सार्वजनिक निवेश का पुनर्निर्देशित करना, अर्थात सार्वजनिक निवेश को गैर रणनीतिक से रणनीतिक क्षेत्रों में स्थापित करना। एक उद्यम की दक्षता को सुधार और ऋण इकाइयों को उत्पादन इकाइयों में परिवर्तित करना। आम जनता के लिए पारदर्शिता और लेखांकन को बढ़ाना। जब निजी क्षेत्र का होगा ना, तो पारदर्शिता भी बढ़ेगी, उसकी उत्पादकता भी बढ़ेगी, उसकी क्षमता भी बढ़ेगी, उसमें लोग पूरे मनोयोग से काम भी करेंगे। उसके साथ साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, शिक्षा, सामाजिक और अवस्था बुनियादी ढांचे जैसे सामाजिक प्रथाओं पर बहुत अधिक क्षेत्रों में विकास के लिए गैर सामरिक सार्वजनिक उपक्रमों के बाद दुर्लभ सार्वजनिक संसाधनों को जारी करना। मतलब हमें कुल मिलाकर के गुणवत्ता को बढ़ाना। उसके बाद विनिवेश की प्रक्रिया की हम चर्चा करें तो 1991 में जो नई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आएगी, तभी से देखिए हमने अपने उद्योग को छोड़ा। मैंने आपको उद्योगीकरण को बढ़ावा देने का प्रयास किया। सरकार ने 1991 में नई औद्योगिक नीति 1991 के तहत, इसमें क्या था कि 1992 में सरकार ने एक सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक निवेश समिति बनाई थी, जिसने सलाह दी थी कि एक हमें स्थायी विनिवेश आयोग की स्थापना करना चाहिए 1996 में। तो सरकार ने क्या किया कि सामरिक क्षेत्र और गैर रणनीतिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया। अभी मैं इसको आगे आपको बताऊंगा। तो अगर इंडिया में निवेश की बात करें तो विनिवेश विभाग होता है, डीपम बोलते हैं जिसको, कि सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, डीपम को नाम दिया गया। यही विनिवेश का सारा कार्यक्रम देखता है। 2001 में विनिवेश मंत्रालय नाम किया गया और 2003 विनिवेश विभाग को वित्त मंत्रालय के स्थानांतरित कर दिया गया। एक विनिवेश विभाग होता है, ये हमारा पूरा डिसइन्वेस्टमेंट का कार्य देखता है। इसी के अंतर्गत हम एफडीआई एफपीआई की चर्चा करते हैं। उसके साथ साथ हम सरकार के विनिवेश के सभी मामलों को कम करने 51% सिक्योरिटी और प्रबंधन का नियंत्रण बनाना। उसके बाद 2014 में सरकार ने विनिवेश नीति अपनाई और जिसकी अल्पमत हिस्सेदारी की बिक्री के साथ साथ रणनीतिक विनिवेश शामिल है। यूपीए सरकार और एनडीए सरकार की विनिवेश प्रणाली में क्या अंतर है? बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई हम, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर, यूपीए सरकार ने इस बात का ध्यान रखा कि हम किसी भी कंपनी का 51% शेयर अपने पास रखें। इसका मतलब ये कि मालिकाना हक हमारे पास रहेगा, इसे बोलते हैं विनिवेश। और एक शब्द होता है रणनीतिक विनिवेश, स्ट्रेटेजिक डिसीजन, जिसे बोलते हैं बेसिकली निजीकरण बोलते हैं। वही निजीकरण है, बस वो विपक्षियों के लिए निजीकरण है और सरकार के लिए वो रणनीतिक डिसइन्वेस्टमेंट है, नाम बदला हुआ। उसके अंतर्गत क्या है कि हम अपने निवेश को 51% से ज़्यादा, इसका मतलब हम जो मालिकाना हक है कंपनी का, वो सरकारी सेक्टर से छोड़ करके निजी सेक्टर में भी दे रहे हैं। मालिकाना हक 51% ज़्यादा, 55 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 90% भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये इसीलिए करके सरकार और विपक्ष के रूप में लगातार कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि आखिर बताइए, आप मालिकाना हक ही छोड़ दिया आपने, अब कंपनी अपने हिसाब से चलाएगी। तो ये उनका सरकारी मामला, हमको पता होना चाहिए विनिवेश क्या होता है और साथ में विनिवेश क्या होता है। एक राष्ट्रीय निवेश कोष, जिसकी 2005 में एक राष्ट्रीय निवेश कोष के निर्माण की मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यमों से विनिवेश की आय को जुटाना, उन्हें विनिवेश करना ताकि कोष को कम न करते हुए आय अर्जित की जा सके और आय चयनित केंद्रीय सामाजिक कल्याण योजनाओं में किया जा सके। तो व्यापक निवेश का उद्देश्य, इसका मतलब ये था कि सामाजिक और क्षेत्रीय कार्यक्रमों में विनिवेश जो शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरियों में को अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाए। सार्वजनिक क्षेत्र की स्थायी और पुनर्जीवित योग्य कंपनी में पूंजी निवेश जो अपने पूंजी आधार बढ़ाने और विविधता लाने के लिए पर्याप्त रिटर्न दे सके। तो यही तरीके मैंने जितना भी आपको बताया, ये सारी चीज़ें एकदम से समझ में रहनी चाहिए। देखिए, ये वीडियो लगभग आधे घंटे का बन गया है
आज हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं। अभी उद्योग में हमें और कई सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग वगैरह को लेकर के पढ़ाना, तो इसको हम अगले वीडियो में करेंगे इसके, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ये उद्योग का 2 पार्ट आज हमने कर दिया। थैंक यू।